जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से समस्या शुरू होती है। बच्चे को आजकल देखिए पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह पर है, फिजिकल एक्टिविटी से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। सच बताऊं, आज तो मैं यही सोचता हूं कि मेरा बच्चा कहीं गिल्ली डंडा खेल ले तो अच्छा रहेगा। पतंग उसके लिए मैं 15 अगस्त को या 26 जनवरी को मैं खुद ही उसे पतंग देता हूं। नमस्कार, NWS न्यूज इंडिया के इस विशेष प्रसारण परिचर्चा में आपका स्वागत है। आपको भी इंतजार होता है। परिचर्चा कार्यक्रम में हम किसी ऐसी शख्सियत को लाए, ऐसे शख्सियत से आपके रूबरू कराए। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा बोकारो में हुई। बोकारो की मिट्टी से इनका अद्भुत लगाव रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश कुमार, भारत के मशहूर ऑर्थोपेडिक चिकित्सक, ऑर्थो सर्जन के नाम से इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। डॉक्टर साहब, आपका NWS न्यूज इंडिया परिवार में स्वागत है। थैंक यू। आप बोकारो की भूमि से पढ़ के चल के बड़े होकर आज एक मुकाम हासिल किए हैं। आप मेरे दर्शकों को बताएं कि इतनी दूरी रहने के बाद भी आप महीने में एक दिन बोकारो के लोगों को सेवा देने के लिए दिल्ली से बोकारो आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ के लोगों को, मरीजों को सेवा देना या बोकारो की मिट्टी का प्रेम आपके अंदर है जो ये जिंदा रखा हुआ है? सही कहा आपने। मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ बोकारो से हुई। यह मिट्टी का प्रेम कहें, इमोशनल अटैचमेंट कहें, क्योंकि यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक अटैचमेंट होता है। आपको यहाँ से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है जिससे आप दूर रहते हुए भी ये चाहते हैं कि एक बार हम अपनी जगह पर वापस चलें, और आप वहाँ रहना भी चाहते हैं, यहाँ से जुड़ना भी चाहते हैं। तो इसके बीच में मैं ये सोचा कि क्यों ना महीने में एक बार बोकारो वहाँ OPD की जाए। इससे मैं लोगों से जुड़ा भी रहूँगा और मेरा वहाँ भी अपना जो हॉस्पिटल है वो भी अपना चलता रहेगा। तो मेरे मन में वही वो इमोशनल अटैचमेंट था जिसकी वजह से मैं बोकारो में मैंने ये OPD की सेवा शुरू की। डॉक्टर साहब, यही है बोकारो का मिट्टी का प्रेम कि आपको उतने दूर से खींच के लाया है। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। देश के जाने माने डॉक्टरों में आपकी गिनती होती है। अब एक चीज़ बताइए कि कोई भी मरीज जब आपके पास पहुंचता है, आप उसको एडवाइस देते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है या यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी का नाम सुनते ही आज मरीज घबरा जाता है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये घबराने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है? देखिए, चाहे वो घुटने की बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, आपको डर तभी लगता है जब चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता, आपको एक साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता, या फिर आपको जो तरह तरह की बातें बताई जाती हैं उसके बारे में आप सोचते रहते हैं। आपको एक साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, आपको अपनी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ तक रही घुटने की समस्या, तो यह आम समस्या है और हर किसी के उम्र का बढ़ना लिखा हुआ है। सबकी उम्र बढ़ेगी, सभी के बाल पकेंगे, घुटने सभी के खराब होंगे। ये अलग बात है कि दर्द किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। तो हमें ये समझना है कि ये दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसका इलाज क्या है। दवा, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये इनिशियल ट्रीटमेंट है, बेसिक ट्रीटमेंट है। जब पेशेंट कहते हैं कि हमें घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका दर्द क्यों हो रहा है, आपकी उम्र क्या है। सर्जरी की जहाँ तक बात है, तो आप ये मान के चलें 1 से 2% ही लोग होते हैं ऐसे जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम लोगों का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के किया जा सकता है, उनका पेन रिलीफ किया जा सकता है, थोड़ी बहुत दवाइयों की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज एक रेगुलर पार्ट होना चाहिए, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। कई बार लोगों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। देखिए, यदि 3 चीज़ें हैं, आपने दवा ले लिया, एक्सरसाइज बड़े अच्छे से कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, इसके साथ इतना होने के बावजूद भी आपको चलने में दिक्कत है, डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, आपके घुटने का टेढ़ापन बढ़ता जा रहा है, और ये जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है या सर्जरी के अलावा जो इलाज है वो करने के बाद भी रिलीफ नहीं है, तभी हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और बात मानिए, ऐसे लोगों को, ऐसे जो लोग होते हैं 1-2% से ज़्यादा लोग नहीं हैं।
ज़्यादातर लोगों का इलाज बिना सर्जरी के ही किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए कि उम्र के किस पड़ाव पर आकर लोगों को हड्डी से जुड़ी समस्याएं आती हैं और उनसे बचने के घरेलू उपाय क्या है कि एक्सरसाइज करें, टहल ले, इसके लिए कोई आप हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई ये समस्या आने के पहले आप सचेत हो जाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उम्र के किस पड़ाव पर हड्डी की समस्या आती है? जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से समस्या शुरू होती है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। हर किसी की अपनी समस्या है और हर उम्र में उस तरह से इलाज है। बच्चे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसको दर्द होता है। बड़े लोगों को कई बार गठिया की शिकायत होती है तो दर्द होता है, चोट लग गया, लिगामेंट इंजरी हो गई, ये सब एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और ओल्ड एज में या बुढ़ापे में जो समस्या है वो आर्थराइटिस की समस्या है। पुरानी कोई चोट है तो ऐसे लोगों को दर्द ज़्यादा होता है। चाहे समस्या किसी भी उम्र की हो, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, हर किसी को अपने लेवल से फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके रखना है। बच्चे को आजकल देखिए पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह पर है, फिजिकल एक्टिविटी से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। उनको खेलने का निश्चित 1 से 2 घंटे का समय मिलना चाहिए। आपकी उम्र 20 से 40 के बीच में है तो इसमें भी आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का कोई लिमिट नहीं है, कंधा, घुटना, कमर, हर तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए। ओल्ड एज में क्योंकि आर्थराइटिस की समस्या होती है तो इम्पैक्ट एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे लोगों को स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है, चाहे वो कमर का मसल्स हो, घुटने का मसल्स हो या कंधे का मसल्स हो। जितना स्ट्रेंथनिंग करेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, आपके जोड़ के ऊपर उतना दबाव कम होगा और आपको दर्द कम होगा। इसलिए फिजिकल, और आज के डेट में यह पूछना कि कौन सा एक्सरसाइज करें इतना आसान है। आप गूगल के सामने, मोबाइल के सामने आप ये बोल दें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या एक्सरसाइज करूं, आपको जवाब मिल जाता है। आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, करीबन लाखों ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी समझ में नहीं आता कि कौन सा एक्सरसाइज करें। सबसे सिंपल, यदि आपका एज ज़्यादा है उसमें जो आपको अच्छा लगे और जो आसान लगे 10 आप सेलेक्ट कीजिए और उसको कीजिए। और इससे भी बात न बने तो आपके सामने कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो या ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, डॉक्टर हो, उनसे एक बार सलाह लें। दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने कितनी बेबाकी से आपकी हड्डी से जुड़ी समस्याओं का निपटारा किया है, बताया है कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। यही है हमारी इस्पात भूमि की धरोहर। अब इनसे कुछ अगले सवाल पे आते हैं और जानते हैं बोकारो की भूमि में इन्होंने बचपन बिताया है, यही शिक्षा दीक्षा ली है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, बचपन आपने बोकारो में बिताया है, हमारे दर्शकों के साथ बचपन की जुड़ी याद ताज़ा कीजिए, फिर अगले सवाल पे आएंगे। बचपन से जुड़ी तो इतनी सारी यादें हैं, किसको ताज़ा करूं। क्लास 1 मेरा जन्म यहाँ हुआ, नर्सरी में पढ़ाई यहाँ की, क्लास 1 से क्लास 6 तक एक स्कूल में पढ़ाई की। उस वक्त बोकारो इस्पात विद्यालय हुआ करता था, बिहार बोर्ड हुआ करता था। फिर उसके बाद जब हम लोग 8th क्लास में थे तो यहाँ सारे स्कूलों को CBSE में चेंज किया गया। बोकारो इस्पात विद्यालय उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था, आज के डेट में कैसा है मुझे नहीं पता। 10th तक मैंने BIB में पढ़ाई की, उसके बाद 11th और 12th में यहाँ DPS से पढ़ाई की। क्योंकि 2-3 स्कूल मैंने चेंज किए तो हर स्कूल में कुछ न कुछ दोस्त थे, बहुत सारी यादें थी, चाहे वो बचपन की लड़ाई हो, खेल कूद हो, गिल्ली डंडा हो। याद है जब पतंग उड़ाते थे तो घर से डांट सुनने को मिलता था, गिल्ली डंडा खेलते तो डांट सुनने को मिलता था। और सच बताऊं, आज तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कहीं गिल्ली डंडा खेले तो अच्छा रहेगा। पतंग उसके लिए मैं 15 अगस्त को या 26 जनवरी को मैं खुद ही उसे पतंग देता हूँ। और वो भी एक समय था जब घर के लोग डांटते थे, कहते थे कि क्यों पतंग उड़ा रहे हो। तो इस तरह की बहुत सारी यादें हैं। डॉक्टर साहब, एक बोकारो से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बचपन में आपने सैकड़ों बार इलाज कराया होगा बोकारो जनरल अस्पताल में। बिल्कुल। आज बोकारो जनरल अस्पताल की जो दशा है और दिशा है, एक चिकित्सक होने के नाते आप खुलकर हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई आखिर क्या कारण है कि आज बोकारो जनरल अस्पताल की हालत खस्ता हो गई है। क्यों नहीं दर्जनों वैकेंसियाँ निकाली गई सेल के द्वारा, लेकिन कोई डॉक्टर बोकारो नहीं आना चाहते हैं।
क्या इसमें मैनेजमेंट की कोई गड़बड़ी है या फिर बोकारो शहर ही ऐसा नहीं है कि एक अच्छे चिकित्सक यहाँ पर आकर सेटल कर सके? देखिए, अस्पताल भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं। मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि कोई बोकारो नहीं आना चाहता या डॉक्टर का इंटेंशन नहीं होता। यहाँ पर जो कमी है, लोग जैसे कोई डॉक्टर आना तो चाहता है लेकिन उसको फ्यूचर में अपना जो कैरियर है वो शायद वैसा ब्राइट नहीं दिखता या उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। उसे ये लगता है कि मेरा टैलेंट ऐसा है, मेरे टैलेंट के हिसाब से मेरा यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं समझता कि कोई डॉक्टर का इंटेंशन कभी ऐसा होता है। डॉक्टर हमेशा चाहता है कि उसके पेशेंट अच्छे रहें, ठीक रहें, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप में हो या प्राइवेट सेटअप में हो। हाँ, लेकिन उसे ज़रूर अपने कैरियर के बारे में सोचना होता है कि आज से 10 साल के बाद मैं कहाँ रहूँगा, क्या मैं इसी सिस्टम में रहूँ, इससे मेरा कितना ग्रोथ होगा। हर कोई ग्रोथ देखना चाहता है। तो देखिए, कुछ खामियां होती हैं सरकारी सिस्टम में, यदि उन खामियों को दूर किया जाए तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी यहाँ आएंगे, यहाँ भी इलाज अच्छा होगा। बीजीएच एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें यदि ऊपर के लोगों का इंटेंशन सही रहे, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे तो यहाँ भी अच्छा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शकों को एक सवाल उनके भी मन में कौन रहा होगा, आपने यहाँ की मिट्टी पर खेल कर, यहाँ के स्कूलों में पढ़कर आप एक ज़िंदगी में मुकाम हासिल किए हैं। देश के इतने बड़े अस्पताल में ऑर्थो के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। बचपन के दिनों की याद यहाँ से जुड़ी हुई तो है, लेकिन जब पास आउट करने के बाद आप बाहर चल गए, बचपन का कोई मित्र जो अभी आपको याद आता हो और मुलाकात नहीं हो पाती हो, वैसे दोस्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो दुनिया में कहीं भी होंगे तो अभी आपको वो देख रहे होंगे। बचपन में बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। एक मेरा फ्रेंड था, उसको मैंने कई बार गूगल किया, उससे बात किया। एक बार बात किया तो शायद किसी फैमिली मेम्बर ने उसका फ़ोन रिसीव किया, फिर पता चला वो यहाँ नहीं, जर्मनी में है। मैंने मैसेज छोड़ा तो आई डोंट नो किस वजह से, बट उससे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। सो इस तरह से 2-3 फ्रेंड हैं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया है, आप कहीं भी गूगल करो, सर्च करते हो तो कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन निकल आता है। तो मेरा एक ऐसे फ्रेंड तो बहुत सारे लोग हैं। नीरज एक फ्रेंड है, सो मैंने बहुत बार कोशिश की कि नीरज से कांटेक्ट करूं, तो नीरज से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। नीरज जी, आप अगर ये बात सुन रहे हैं तो आप न्यूज़ इंडिया परिवार के साथ शेयर करें। आपको डॉक्टर साहब की नंबर उपलब्ध कराई जाएगी, आप उनके संपर्क में आए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई। किसी को हल्की फुल्की चोट लगती है, कोई सिकाई करने लगता है, कोई हल्दी नमक लगाने लगता है, कोई गर्म पानी से सिकाई करता है, कोई बर्फ़ से सिकाई करता है। ऐसी चोट लगने में, दर्द होने में मरीज को क्या करना चाहिए? आप एज ए चिकित्सक आप क्या बताते हैं? देखिए, बड़ा ही इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, या जैसे कहते चोट लगने की स्थिति में फर्स्ट एड क्या करें, कैसे करें। तो हर किसी को, इनफैक्ट मैं समझता हूँ हर पूरे पब्लिक को ये एजुकेशन मिलना चाहिए कि क्या करना है। इसको बोला जाता है राइस या राइस ट्रीटमेंट। आपको चोट लग गई है, किसी भी तरह की इंजरी हो गई है, स्पोर्ट्स में बच्चे को लग गई, तो राइस ट्रीटमेंट, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, उस पार्ट को रेस्ट देना है। चाहे सपोर्ट दे करके किसी गर्म पट्टी या ब्रेस बोलते हैं उससे रेस्ट दे दें। आई स्टैंड्स फॉर आइस, बर्फ से सिकाई करनी है। कोई भी एक्यूट इंजरी हो, फ्रेश इंजरी हो, बर्फ से सिकाई करना चाहिए, गर्म से नहीं करना चाहिए। बिकॉज आइस से वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम जाता है, सूजन कम जाता है, तो आपको दर्द भी कम होगा। आर हो गया आई। सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स जैसे गर्म पट्टी से या रिस्ट ब्रेस, एंकल ब्रेस, इस तरह की चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल, जिससे आप उसको कंप्रेशन देते हैं तो वहाँ का एडिमा या सूजन कम होने की वजह से आपको दर्द कम होता है। चौथा जो वर्ड है ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन, यानी जिस हिस्से में चोट लग गई है उसको उठा के रखना है, चाहे वो हाथ हो या पैर हो। पैर में चोट लगी, आप लेटा दीजिए जिनको चोट लगी है, और पैर को 1 या 2 तकिए पर या किसी भी सहारे उठा कर रखना है। तो जब हिस्सा उठा हुआ रहता है तो वहाँ सूजन कम होगा, उससे दर्द कम होगा।
एक और वर्ड इसमें ऐड किया जाता है P। तो जब P को ऐड करते हैं तो ये टोटल जो बनता है प्राइस, एंड P स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब हुआ कि यदि कोई स्पोर्ट्स में है, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स इंजरी में भी है, तो खेल से रोकना है। बच्चे अक्सर चोट लग गई लेकिन अगले दिन जब दर्द कम हुआ तो नहीं दोबारा चले गए दौड़ने के लिए। इससे क्या होगा, जो इंजरी हल्की सी है वो बढ़ जाएगी। तो प्रिवेंशन करना है, रेस्ट करना है, आइस लगाना है, कंप्रेशन करना है और उस हिस्से को एलिवेट करना है। टोटल एक निमोनिक बनता है जिसको प्राइस बोलते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे सफल जीवन की शुभकामनाएं। तो देखा दोस्तों, ये है बोकारो की मिट्टी की खुशबू। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर राकेश कुमार जी आज भी बोकारो पहुँचते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनके इलाज का प्रयास करते हैं। हमें आपका प्यार मिल रहा है और हम एक मुकाम पे पहुँच रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगली कड़ी में किसी विशेष शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी न्यूज़ इंडिया परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।